चलिए बचा हुआ साइंस था उसी को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए बउआ जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कौन सी गैस वैश्वीकरण उष्मा के लिए उत्तरदायी है। यानी बोला कि कौन सा गैस है जो वैश्वीकरण उष्मा के लिए उत्तरदायी, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो इतना गर्मी बढ़ रहा है वैश्वीकरण उष्मा के कारण, पृथ्वी पर जो इतना गर्मी बढ़ रहा है किस कारण, वैश्वीकरण उष्मा के। तो कौन सा गैस के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्वीकरण उष्मा के कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ज्यादा गर्म गैस, ठीक है, कैसा गैस है, गर्म गैस, इसलिए पृथ्वी पर गर्मी को ज्यादा बढ़ाता है। तो वैश्वीकरण उष्मा के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, CO2। कहाँ का उपयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में, यानी जो भी ठंडा चीज पीते हैं, ठंडा जो भी पी रहे हैं, पानी मत समझ जाइएगा, कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, इस सब में कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूछेगा कि आपको शीतल पेयजल यानी ठंडा चीज या कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्वीकरण उष्मा के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन गैस को N2 कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चिप्स में। चिप्स का जो पैकेट होता है, ठीक है भैया, वैश्वीकरण उष्मा के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ज्यादा पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक में, ठंडा उंडा, ये सब जो भी थम्स अप से स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग जो भी पी रहे हैं सब में कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस कहाँ होता है, चिप्स, जो भी चिप्स कुरकुरे ये सब खा रहे हैं, मिक्सचर खा रहे, पैकेट फुला हो रहता है, उसमें कौन सा गैस डाला हुआ है, नाइट्रोजन गैस डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ, कि खाना वो खराब ना हो, ठीक है। आइए आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, आपको जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों बता चुके हैं, बताएं कि नहीं। जैव निम्नीकरण क्या है, जो सड़ गल गया है, वो जैव निम्नीकरण, जिसको जमीन में बिगे तो सड़ गल गया तो क्या हो गया, जैव निम्नीकरण। एगो हुआ जिसका बिगे सड़ा गला नहीं, तो क्या चीज को बिगते तो सड़ गल जाता है, कोई चीज खाना बिक दिए सड़ गल जाएगा, छिलका बिक दिए सड़ गल जाएगा, घास उस बिगिए सड़ गल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें जानते कौन अजैव, यानी कौन है जो सड़ता गलता नहीं। टिश्यू पेपर देखे तो कागज जैसा होता है, सड़ गल जाएगा। केला का छिलका ये भी सड़ गल जाएगा। थर्मोकोल नहीं सड़ेगा गले। थर्मोकोल देखते हैं, खक्सा, खक्सा देखे हैं, उसी को थर्मोकोल कहते हैं। तो भैया सड़ता गलता जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जैव अनिम्नीकरण, अजैव। कोई दिक्कत। निम्न में से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है, किसका फोकस है जिसका धनात्मक। यहाँ से एकदम पूछता है एग्जाम में, कल आप एग्जाम में मैथ साइंस का दिए तो पता चला हुआ है कितना पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो भैया उत्तल लेंस का रहता है धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस की बात कीजिएगा तो धनात्मक होगा, यानी प्लस। अवतल लेंस की बात कीजिएगा तो फोकस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेंस भी रहे या दर्पण भी रहे, याद रखिएगा, उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, इसका फोकस धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस रहे, उत्तल दर्पण रहे, इसका फोकस ऋणात्मक। भुलाइएगा नहीं ना, भुलाइएगा। चलिए आगे। समांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजन प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है। देखिए संयोजन दो तरह का होता है। संयोजन क्या प्रकार के, दो प्रकार। संयोजन क्या प्रकार के, दो। एक श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम से। बताइए संयोजन क्या प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम से। ऐसे जोड़ रहे हैं कि प्रतिरोध ऐसे रहता है, इसको प्रतिरोध के क्या चिन्ह है, प्रतिरोध। एक ऐसे जोड़े, फिर ऐसे जोड़ दिए, फिर ऐसे जोड़ दिए, ऐसे ही जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा हो गया, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन दो प्रकार का, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को ही पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं।
ठीक है। समांतर क्रम संयोजन को क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये हो गया कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। की प्रतिरोध है आर मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R, ऐसी जाएगा मैंने आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये श्रेणी क्रम। आप देखिए समांतर क्रम संयोजन कैसे ऐसे आया, ये कौन सा संयोजन हो गया? ये समांतर क्रम संयोजन। आपको जाएगा मैंने ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो संयोजन क्या प्रकार का? दो प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसको समांतर क्रम संयोजन भी कर सकते हैं। इधर दिखाई दे रहा है, इधर देखिए, ये हो गया समांतर, समांतर क्रम भी बोल सकते या पार्श्व क्रम भी बोल सकते, दो नाम से इसको जानते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है भाई? संयोजन क्या प्रकार का? दो प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर, इसका भैया उपयोग कहाँ होगा? ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, जो भी भुकभुकिया लाइट देखे हैं, भुकभुकिया लाइट देखे हैं, उसमें कौन सा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए भुकभुकिया लाइट में कहीं एक जगह टूट जाता है तो सभी बनना बंद हो जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का यही नुकसान है कि कहीं एक जगह टूट गया तो कहानी खत्म, पूरा नहीं जलेगा। अब घर में जो आप तार जोड़ते हैं ना, घर में जो तार जोड़ते हैं कैसा रहता है? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। आपको पूछता है कि घर का जो परिपथ रहता है किस क्रम में संयोजित किया हुआ रहता है? तो किस क्रम में रहता है? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। घर में जो जुड़ा हुआ तार कैसा रहता है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए समांतर क्रम और पार्श्व क्रम है, एगो बंद के तो सबे बंद हो गया। समांतर क्रम का यही गुण है कि एगो बंद करिएगा तो एक बंद होगा, दो बंद करिएगा तो दुइया बंद होगा। तो इसलिए यहाँ जो भी तार जुड़ा हुआ किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो पूछता है बार बार, घर वाला पूछता है कि घर में जो परिपथ जुड़ा हुआ है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो उसी को समांतर क्रम बोलते हैं या उसी को पार्श्व क्रम बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बोला है यहाँ क्वेश्चन क्या है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजन प्रतिरोध का कुल मान क्या है? यानी यहाँ 3 गो है, मान लो 4 गो रहे, तो मैं घटाते जाएंगे। मान लो 3 गो तो हटा दिए, 2 गो कर दिए, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा? दिमाग लगाओ, पहले 3 गो था, अब हटा दिए तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। घटेगा कैसे? पहले मान लो कि कोई खाना था, 3 गो मिलके खा रहे थे, अब 2 गो खाने लगे तो खाना बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। पहले 4 गो मिलके खा रहे थे, एगो हटा दिए 3 गो, तब खाना बढ़ेगा घटेगा? यहाँ भी यही हो रहा है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही इसमें बोले, इसमें नहीं, इसमें बढ़ाइएगा तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, इसमें घटा दीजिएगा प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? समझ गया है? आगे बढ़े। इम्पोर्टेंट है ये सब, जब बताते तो घर में नोट्स हम ध्यान से पढ़ते, जखनी या वीडियो देते तो ध्यान से देखिए सर क्या बोल रहे हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। जो कवक है सारा गला चीज, मरा हुआ चीज को खाता है, इसलिए क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। पोषण भी आपको पढ़ा चुके हैं। पोषण क्या प्रकार के होता है? 2 प्रकार। कौन कौन? स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण पढ़ाए कि नहीं? स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। फिर विषम पोषी पोषण के प्रकार बताए हैं, तो विषम पोषी के प्रकार में ही आता है मृतजीवी पोषण। तो कवक किसका उदाहरण है? मृतजीवी पोषण। काहे इसको मृतजीवी पोषण कहते हैं? क्योंकि मरा हुआ चीज को खाता है, सड़ल मरल ये सब चीज को खाता है, इसलिए कवक क्या है? मृतजीवी पोषण। स्वपोषी पोषण पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा, तो स्वपोषी पोषण पादप है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण करता है? यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला यानी पावर का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। आई हो गया धारा, आर हो गया प्रतिरोध, आई हो गया धारा, आर हो गया प्रतिरोध। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला भैया क्या होगा? आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। किसका फॉर्मूला है? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट ना, वाट नहीं भुलाइएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। शक्ति है तो किसी को आप क्या कर सकते हैं? वाट लगा सकते हैं। आगे, निम्न कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कौन संवेदी ग्राही? पहले तो समझे कि संवेदी ग्राही क्या होता है। जो संवेदना को ग्रहण करता है, जैसे आंख तो कुछ को देख रहा है, कान तो कुछ को सुन रहा है, त्वचा तो ठंडा गर्मी से बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। दिमाग क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? तुम्हें बताता। आंख दिमाग को दे रहा है, कान दिमाग को दे रहा है, ऐसा संवेदी ग्राही हुआ। तो बोला कौन है संवेदी ग्राही? नहीं है। देखिए कान, तो कान सुनता है तो संवेदी ग्राही है, कान सुन रहा तो संवेदी। संवेदना आप बोल रहे तो संवेदना को सुन रहा है, आप बोल रहे तो संवेदना को कान क्या कर रहा है? सुना। तो कान हो गया संवेदी ग्राही। आंख, आंख आपको देख रहा है तो ये हो गया संवेदी ग्राही अंग, ये संवेदी ग्राही अंग है। हमको पूछा संवेदी ग्राही नहीं होना चाहिए, तो भैया कान तो संवेदी ग्राही अंग है, आंख भी संवेदी ग्राही अंग है, और नाक सूंघता है, ये भी क्या हो गया? संवेदी ग्राही अंग। नाक भी सूंघ रहा तो भी क्या हो गया? संवेदी ग्राही। दिमाग कुछ कर रहा है तो ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? दिमाग, ठीक है। क्या हो गया? दिमाग। तो संवेदी ग्राही समझ रहे हैं ना, जैसे नाक सूंघता है, सुना तो ग्रहण को चिका कर रहा है ना जी, तो संवेदी। आंख आपको देख रहा है तो संवेदी ग्राही हो गया। कान बात को सुन रहा है तो क्या गया? संवेदी ग्राही हो गया। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पास दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर, पास दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर, पास दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर। साइड मिरर में किसको उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण ना। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में ना क्या ना, गली में जो लाइट, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण? उत्तल। वाहनों के पास भी दर्पण, इसी को साइड मिरर कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण ना। अब अवतल दर्पण के बताइए कहाँ कहाँ? दांत चिकित्सक में, यानी दांत का डॉक्टर, ठीक है। हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट कहाँ कहीं हेडलाइट रहता है? दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट अवतल दर्पण। और बताइए सौर कुकर, सौर भट्टी रहे तो अवतल दर्पण। और बताइए हजामत पजामे में, हजामत, हजामत में दाढ़ी उड़ी सेविंग उविंग करने में कौन सा दर्पण? अवतल। और बताइए और कहीं, और कहीं अवतल दर्पण? ब्यूटी पार्लर तो हुआ ना, जहाँ छीला छीली हो रहा है सब जगह। सौर कुकर, सौर लिख दिया ना तो सौर भट्टी, सौर कुकर सब इसमें शामिल है। नया इसमें दांत वाला लास्ट लास्ट पढ़ाते, दांत का जो डॉक्टर है प्रतिदिन को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि दांत छोटा छोटा। हाँ एक चीज और, घड़ी का भी होता है ना, घड़ी का भी, घड़ी जो भी बनाता है ना, घड़ी का जो बनाता है उसको देखिएगा आंख में ऐसे ऐसे लगा लेता है, ठीक है। ऐसा लोहा जैसा रहेगा उसमें आगे रहेगा, फंसा लेता है आंखवा में।
तो घड़ी का भी जो मिस्त्री होता है किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण। ठीक है, बड़ा अवतल दर्पण बड़ा दिखाता है, ठीक है, तो बड़ा। तो दांत का डॉक्टर हेडलाइट में सौर, हजामती, घड़ी सब में कौन सा दर्पण? बुलाइए कि नहीं ना, ऐसा रिपीट करेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो बता दीजिएगा, पूछेगा कि अवतल दर्पण को क्या, तो अवतल दर्पण निम्नलिखित उपयोग है। दांत के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। गाड़ी के हेडलाइट में अभी ना दांत लिख दीजिएगा डायरेक्ट, हम तो शॉर्ट में आपको लिख दी, आप पूरा लिखेगा कि दांत के डॉक्टर द्वारा मरीज को दांत देखने में। गाड़ी के हेडलाइट में, सौर भट्टी में, सौर कुकर में, हजामती दर्पण में, हजामत बनाने में, छिलने में, ठीक है, घड़ी के मिस्त्री। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, मिस्त्री लिखो। चलिए कहाँ चल गया हमारा? किस वर्ण, वर्ण मतलब था रंग, वर्ण मतलब रंग, रंग मतलब कलर, गति रहता है। रात में थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ठीक है। नींद भी लेना जरूरी, कम से कम 6 घंटा नींद लीजिएगा, ठीक है। दिन में आपको समय नहीं मिलता है तो 6 घंटा, यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे तो 4 घंटा 5 घंटा भी नींद बहुत है। लेकिन आप शारीरिक रूप से कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको 6 घंटा कम से कम नींद लेना चाहिए, 6 घंटा कम से कम नींद लेना चाहिए, ठीक है। कम से कम, उससे क्या होगा कि आप एनर्जेटिक रहिएगा, फ्रेशनेस फील करिएगा, तब तो पढ़िएगा। पढ़ने में दिमाग भकुआले हैं, ठीक है, नहीं होगा। आपको इतना नींद लीजिए, मिनिमम 6 घंटा के नींद से ज्यादा भी शरीर के लिए नुकसान करता है। 6 घंटा के नींद लीजिए, फ्रेश, सुबह उठिए, गुनगुना गर्म पानी पीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो शरीर का बेकार फैट है, बेकार जो शरीर को नुकसान, जो चर्बी पहुंचाएगा, शरीर में 2 तरह का फैट होता है, एक अच्छा फैट और एक खराब फैट। तो जब गर्म पानी पीजिएगा सुबह तो उससे जो खराब फैट बनता है वो खत्म होता है धीरे धीरे। और अच्छा है तो उसमें नींबू डाल दीजिए या शहद डाल दीजिए तो और आपका फिटनेस करेगा। अब मॉर्निंग में सुबह उठिए तो कम से कम पैदल चलिए थोड़ा मोड़, हनी हनी मध, समझे कि नहीं, ज्यादा फिटनेस है। सुबह में थोड़ा सा, सुबह यदि समय मिलता है तो आधा घंटा याद करने वाला काम करिए। सुबह वाला बोला जाता है कि माइंड फ्रेश रहता है, रात को सोए तो माइंड रिलैक्स फील रहता है, तो सुबह जो पढ़िएगा ना ज्यादा कवर होता है, ज्यादा याद होता है। तो मॉर्निंग वाला पढ़ाई बेस्ट होता है। पुराने लोग से, ऋषि मुनि से ही कहते आ रहे हैं कि सुबह 4 बजे कम से कम उठिए, 4 से 5 6 पढ़िए, क्योंकि सुबह वाला दिमाग फ्रेश रहता है, पूरा शरीर एनर्जेटिक रहता है, रात भर एनर्जी शरीर में कंजर रहता है। सुबह वाला एकदम याद करने वाला काम करिए, एकदम रट दीजिए धर के साइंस और साइंस, वो कभी नहीं भुलाइएगा सुबह वाला, समझे कि नहीं। आइए, तो किस वर्ण या रंग का तरंगधर सबसे बड़ा, बड़ा मतलब अधिक, तो सबसे अधिक होता है लाल रंग। सबसे अधिक तरंगधर किसका? लाल रंग। इसका तरंगधर सबसे अधिक है, लाल का क्या है? अधिक। लाल रंग या वर्ण का तरंगधर क्या है? अधिक है, इसलिए ये फैलता कम है, फैलता कम है। फैलता कम यानी छितराता कम। लाइट बढ़िएगा ना, लाल लाइट बढ़िएगा ना तो बहुत दूर तक जाएगा। काहे दूर तक गया? काहे कि लाल रंग का तरंगधर ज्यादा है, लाल रंग का तरंगधर ज्यादा है, ज्यादा होने का छितराता कम है, तो इन्होंने डांस कम करेगा, सीधा सीधा जल्दी जाएगा। इसलिए खतरा के निशानी पर हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेजर लाइट ऑर्केस्ट्रा किसमें बच्चा लोग यूज करता है, ठीक है, लेजर लाइट का। तो लेजर लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? लाल रंग का ही उपयोग करते, पता चल गया। अब कम तरंगधर किसका है? बैगनी का तरंगधर कम है, कम है तो छितराएगा, फैलता अधिक है। इसको बारिए ना तो ज्यादा दूर जगह रास्ते में छितरा जाएगा, लसराने लगे, तुम लोग जैसा है बैगनी रहे, रास्ते में लफराने लगता है, ठीक है।
रास्ते में क्या लगेगा? लसराने लगेगा। रास्ते में क्या करने लगेगा? लसराने लगेगा। कौन रंग? बैगनी। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य भैया कम है, इसलिए फैलता छितराता ज्यादा है। ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसलिए फैलता छितराता कम है। खतरा के जगह लाल रंग। ठीक है। अब मरीज देखिए खतरा, अब आईसीयू में भी जाते तो जैसे आईसीयू में मरीज पे आगे लाल लग जाए, क्योंकि खतरा की निशानी है, मरीज का खंडे टपक सकता है। जैसे मरीज कंट्रोल में रहेगा तो हरियर कर देगा। जब कंट्रोल में आ गया, आईसीयू में जल्दी जाने का परमिट नहीं मिलता है। आईसीयू में मरीज को ले जाने से पहले पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया जाता है, वहां का कपड़ा पहना दिया जाता है। आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, खाना नहीं वहां दिया जाता है हालाहाली। ठीक है। बहुत अति में रखा जाता है आईसीयू में। तो खतरा क्या चीज है? ललका। ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, मेहरारू भी जब आएगी ना नया नया दुल्हन, तो उसको भी लाले साड़ी पहन के भेजा जाता है। समझा? मेहरा शादी की दुल्हन करके आए तो कैसा खाद साड़ी में लाल, क्या कि दूर से दिखाई दे। खतरा ना है। हाँ। खतरा को लाल रंग से दिखाते हैं। तो मेहरारू को भी आपका भी दुल्हनिया आएगी तो भी लाल पहन के आएगी। ठीक है। खतरा की निशानी। 8 बजे मतलब अरे वीडियो कमाने के लिए कुछ करता है, शॉर्ट वीडियो में की करता है कि शादी के 8 वचन शादो कंप्लीट करा देता है। तो हम की बोलता है, मेहरारू को बोलता है लड़कियां को भी 8वां वचन लीजिए कि आपका कोई लभर अभर हो, चभर चभर करते हैं जिससे पति को उसको नहीं मरवाइएगा, ये वचन लीजिए। लड़कियां चल जाती कहता ऐसे कैसे होगा, लफरे। कोई है तो उसको बुलाइए, तो सबको लड़कियां को फोन करके बुलाती है, सब तुरंत तुरंत। कोई कहता बाबू क्या हुआ, कहता सोना क्या हुआ। ठीक है। आता है। अरे बहुत समाज धीरे धीरे गंदा हो गया, क्या करिएगा। शादी करने के लिए सोचना पड़ता है। ठीक है। हमरा क्या उपदेश दे दिया कि शादी करना तो पहले मेरा से पूछ लेना कि कोई लंथन ना है तो कह देना कि हम ही रिजेक्ट कर देंगे। कहला आप शादी करिएगा, ना करिए। आइए, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग। ठीक है। समजात अंग देखिए, दिखेगा एक जैसा लेकिन काम अलग अलग होगा, उसको समजात अंग कहते हैं। यानी रचना एक समान लेकिन काम अलग अलग। रचना, रचना बोलिए या बनावट एक जैसा। ठीक है। रचना एक जैसा यानी एक के जैसा दिखेगा। ठीक है। लेकिन काम अलग अलग। काम अलग। याद रखिएगा, इसमें एक और आएगा समरूप अंग आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए अभी हम ध्यान से बताते रहे। समजात अंग किसको कहिएगा? रचना एक जैसे दिखेगा, रचना एक जैसा मतलब दिखेगा एक के जैसा लेकिन काम रहेगा अलग अलग। दिखेगा एक जैसा लेकिन काम रहेगा अलग अलग, तो उसको क्या कहते हैं? समजात अंग। उसको क्या कहते हैं? समजात अंग। आइए, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये है समजात अंग। काहे समजात अंग है? ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे कर लीजिए तो कौन समझाते अंग होगा। तो हम लोग भी देखा कि हाथ हो गया, कुतबो कैसे, कुतबो देखिएगा कोई कभी ऐसे हो जाता है खड़ा, जो पालतू कुतबा पर होता है देखिएगा ऐसे खड़ा हो जाता है। तो दोनों में देखिए रचना एक जैसा है, तो वो काम क्या करता है? चलने का काम कर रहा है। हम लोग खाने का ही सब, तो काम अलग अलग हुआ कि नहीं? रचना एक के हुआ लेकिन काम अलग अलग। तो हम लोग का हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, ठीक है, दोनों क्या है? समजात अंग का उदाहरण है। हम लोग का हाथ घोड़ा के अग्रपाद, घोड़ा का भी वैसे ही है। तो घोड़ा उछलने दौड़ने के लिए काम करता है, हम लोग काम करने के लिए काम। तो हम लोग का हाथ हो गया, कुत्ता के अग्रपाद हो गया, कैसा अंग है? समजात। क्योंकि रचना एक जैसा है, रचना समान है लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़िए। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने देखा। क्या हुआ? हमारे दांत और हाथी के दांत
आलू और घास को त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो देखो नेक्स्ट परब हुआ, निम्न में से उत्तम निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन? उत्तम मतलब अच्छा ऊर्जा का स्रोत। उत्तम मतलब होता है अच्छा, उत्तम मतलब अच्छा यानी गुड, मतलब अच्छा ऊर्जा का स्रोत। आपको अच्छा ईंधन का स्रोत भी बोलता है, ठीक है, यानी उत्तम ईंधन का स्रोत। ठीक है, उत्तम ईंधन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? उत्तम ईंधन, उत्तम ईंधन बोल सकता है, उत्तम ऊर्जा बोल सकता है। समझे कि नहीं? क्या क्या बोल सकता है? उत्तम ईंधन बोले, उत्तम ऊर्जा बोले, या अच्छा ईंधन बोले, या अच्छा ऊर्जा का स्रोत बोले। ठीक है, तो अच्छा ऊर्जा का स्रोत, अच्छा ईंधन किसको कहेंगे? याद रखिए, 2 नंबर पूछा है कि अच्छा या उत्तम ईंधन का स्रोत का गुण बताइए। उत्तम ईंधन ऊर्जा का स्रोत का गुण बताइए। क्या क्या गुण है? देखिए, पहला गुण है भैया कि ये भैया प्रदूषण ना फैलाता हो, प्रदूषण ना फैलाता हो। जिसका आप उपयोग करिए, खाना बनाइए, ये सब करिए तो प्रदूषण नहीं फैलाए। ईंधन मिलता है, जो गाड़ी चला तो भी ईंधन से चलता है। हम लोग घर में खाना वाना बनाए तो भी ईंधन से चल रहा है। ठीक है, तो जो उत्तम ईंधन या अच्छा ईंधन किसको कहेंगे? जो प्रदूषण ना फैलाता, जो सस्ता हो, जो कैसा हो? सस्ता हो। ठीक है, जिसका भंडार अधिक हो, ज्यादा हो। अधिक मतलब जो क्या हो? ज्यादा। ये कितना मैंने यूज किया, खत्म। ठीक है, ये उत्तम ईंधन का गुण बता रहे, याद रखिएगा। 2 नंबर में आता है, मजाक में मत ध्यान दीजिए, आदमी सब बैठिए। ठीक है, यही से जैसे तैसे करने लगता है तो भैया मल द्वार पर लोड पड़ने लगता है, तो भी तो बाहर निकलने खोजेगा ना, बुआ कहाँ जाएगा? तो सर्जी पदार्थ है। तो उत्तम ईंधन या उत्तम ऊर्जा के स्रोत का गुण क्या है? वो प्रदूषण नहीं फैलाता हो, वो सस्ता हो, वो उसका भंडार अधिक हो, जो आसानी से उपलब्ध हो। आसानी से यानी आसानी से मिल जाए, जो क्या हो जाए? आसानी से मिल जाए। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए, और जो इतना। और बताइए क्या होना चाहिए? और जिसका उपयोग से आपको नुकसान ना पहुंचे, जिसका मान लो कि भैया वो प्रदूषण नहीं फैला रहा है, सस्ता भी है, भंडार अधिक भी है, आसानी से भी मिलेगा, लेकिन आप उसको उपयोग करते आप अनेकों बीमारी हो रहा है, तो अच्छा हुआ नहीं। तो ये उत्तम ईंधन का ये गुण है, क्वालिटी है। क्या गुण है? तो भैया प्रदूषण ना फैलाता हो, जो सस्ता हो, ठीक है, जिसका भंडार अधिक हो यानी अधिक ज्यादा मात्रा में हो, जो आसानी से मिल जाए आपको। ठीक है, तो उसी को उत्तम ईंधन कहा जाता है। अब आइए, बोला है कि इनमें से कौन है जो उत्तम ईंधन है? तो कोयला का भंडार सीमित है, मनमंदा थोड़ी है, इसको खत्म धीरे धीरे खत्म है। तो ये उत्तम ईंधन नहीं है, इसको जलाइएगा तो प्रदूषण फैलाता है, धुआं निकलता है ना, प्रदूषण फैलाया। लकड़ी भी सेम कंडीशन है, लकड़ी है, पेंट लगते रहेगा, होते रहेगा। लकड़ी का गुण क्या है? जलाइएगा तो धुआं देगा, और जलने के बाद फिर राख बचता है, तो वो भी खराबी है। ठीक है, आप बर्तन मांजने में उपयोग कर देता, बर्तन मांजने के साथ ही रहता, पानी के साथ कहा जाता है, कचरा जमा होता है, नली में यूज कर, नली जाम हो जाएगा धीरे धीरे आने वाला समय में, तो प्रदूषण कर रहा है कि नहीं? पेट्रोलियम में तेल उल, जितना केरासिन तेल, मोबिल, डीजल, ये सब गया। ठीक है, सब भाई पेट्रोलियम में आता है, तो उससे भी देखिए गाड़ी में चलता है तो धुआं देता है। ठीक है ना, लेकिन बायोगैस में ऐसा नहीं है, बायोगैस में ऐसा नहीं है। ठीक है, बायोगैस अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस कैसा है? अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, यानी अच्छा ईंधन है। एक चीज और पूछता है कि बायोगैस में क्या पाया जाता है, एकदम VVI बार पूछेगा, एकदम याद रखिएगा। मीथेन यानी CH4 कहते हैं, मीथेन यानी CH4। तो ऐसे पूछेगा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन।
बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन, जिसको कहते हैं CH4। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन, जिसको कहते हैं CH4। अब बायोगैस ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत, बायोगैस ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत। कोई दिक्कत होगा बोलना बउआ। आओ, कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? यानी कौन है जो अंतस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम नहीं करता है? तो कौन है? कौन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम नहीं करता। बाकी अग्न्याशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि या वृषण ग्रंथि, ये सब अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। आपको ये भी पूछता है कि अंतस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? तो कौन कौन है? अग्न्याशय, अंडाशय, वृषण। कौन कौन? ये अंतस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि की तरह काम करता है, यानी अंदरों का काम कर लेता है और बाहरों का काम कर लेता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि नहीं करता, ये है मास्टर ग्रंथि। आपको ये पूछता है कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। काहे इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्योंकि जितना भी ग्रंथि है सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है, सब पे नियंत्रण रखता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसलिए पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या कहते हैं पीयूष ग्रंथि को? मास्टर ग्रंथि। कोई दिक्कत? कटिए जाएगा। चल देखो, इसलिए पीयूष ग्रंथि क्या कहता है? मास्टर ग्रंथि। पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाते हैं? तो मास्टर ग्रंथि। काहे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? क्योंकि जितना भी ग्रंथि है सब पे नियंत्रण रखता है। आगे, फ्लेमिंग के वाम हाथ संयम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संग? देखिए, आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दाहिना न बल्कि बायां, बायां जिससे आप धोते हैं उसको कौन हाथ कहते हैं? बायां। तो फ्लेमिंग के वाम हाथ संयम में देखिए, इसको अंगूठा कहते हैं, यह तर्जनी और यह मध्यमा, इसको अंगूठा कहेंगे, ये तर्जनी है और यह मध्यमा। इसमें पूछ रहा है कि जो तर्जनी है, तर्जनी मतलब ये किसका संकेत करेगा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। किसका दिशा बता? चुंबकीय क्षेत्र। ये अंगूठा धारा की दिशा बताता, अंगूठा धारा के दिशा। ये ऐसे रहेगा, ऐसे। ये धारा, धारा मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। ठीक है, तो उत्पन्न बल, यही बल हो गया। ठीक है, ये चुंबकीय की दिशा बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये धारा की दिशा और ये बल की दिशा। तो भैया अंगूठा बताएगा धारा की दिशा, तर्जनी बताएगा विद्युतीय चुंबकीय बल की दिशा, और मध्यमा बताएगा बल की दिशा, किधर बल लग रहा है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा जी को गंदा नहीं करता, गंगा जी को गंदा नहीं करता। कौन है जो गंगा जी को गंदा नहीं करता? और ऊपर का हुआ, कौन है जो गंगा जी को प्रदूषण नहीं करता है? गंगा जी को प्रदूषण नहीं करता है। तो गंगा जी में मछली रहेगा तो प्रदूषण करेगा। तो बुराई में कौन है गंगा प्रदूषण के उत्तरदायी नहीं है? तो मछली गंगा जी में, तो गंगा जी को गंदा थोड़ी कर रहा है। बाकी आप कपड़ा धो रहे तो गंदा हो रहा है, गंगा में अध जले सबको, यानी आधा जला हुआ सब है, आधे जलाए आप बिक दिए गंगा जी में। तो गंगा जी को गंगा में रासायनिक पदार्थ यानी कोई केमिकल उनका छिड़े तो गंगा जी को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन गंगा जी में मछली पालना ये सब प्रदूषण नहीं फैलाता। पुष्प का नर जनन अंग है, नर पुरुष का नर जनन अंग, जो बच्चा को जन्म दिलाता है, यानी एक तरह से दूसरा पुष्प को यानी दूसरा पेड़ को बनाता है। तो कौन है? पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। ठीक है, कौन है? पुंकेसर। तो भैया पुष्प यानी फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष का प्रकार का 3 प्रकार, दृष्टि दोष का प्रकार का 3, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। यहाँ से उपचार पूछता है, उपचार मतलब इसको ठीक कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका आंख में निकट दृष्टि, निकट है तो कौन सा? अवतल, अवतल लेंस। ठीक है, ठीक है। आपका आंख में यदि निकट दृष्टि दोष हो गया है तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। यदि दूर दृष्टि दोष, दूर बोले या दीर्घ बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको बताएं इससे पहले भी ये बीमारी है। निकट का अंक है 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो निकट 3 अंक का हुआ तो उत्तर होगा 4 अंक, 3 का 4। तो 1 2 3 का देखो 1 2 3 4। निकट दृष्टि दोष 3 अंक का तो उत्तर होगा 4 अंक। तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष का अंक है 2, दूर दूर 2 अंक का हुआ, दीर्घ में भी 2 अंक, दीर्घ दीर्घ 2 अंक। तो 2 का 3, 2 अंक कराएगा तो उत्तर होगा 3 अंक। तो देखो यहाँ 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। तो आंसर का अंक होगा 4 अंक। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो 3 अंक कराएगा तो उसका उत्तर होगा 4 अंक। 1 हुआ 2 अंक, 2 अंक हुआ ना। यहाँ भी दीर्घ दृष्टि दोष 1 अंक और 2 अंक। तो 2 अंक का आंसर क्या अंक का? 3 अंक। 1 2 3। तो हम तो ऐसे याद रखते थे कि दूर दृष्टि दोष है, बस याद रखते कि 3 का 4 और 2 का 3, 2 का 3, 3 का 4। बस कोई भी दृष्टि दोष है ध्यान दे देते थे। ठीक है कि भैया दूर दृष्टि दोष है यानी 2 अंक का है तो उत्तर होगा 3 अंक का यानी उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष है तो ये हो गया 3 अंक का तो उत्तर होगा 4 अंक का यानी अवतल लेंस। और जारा दृष्टि दोष है तो द्विफोक्सी लेंस। जारा दृष्टि दोष है तो द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस मतलब 2 को लेंस रहेगा, द्विफोक्सी मतलब 2 को लेंस रहेगा, भुलाएगा नहीं ना। निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष बोले या दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो उत्तल, जरा दृष्टि दोष बोले तो द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, हम मोतियाबिंद बोले तो ऑपरेशन, मोतियाबिंद का उपचार ऑपरेशन, ऑपरेशन करके लेंस लगाया जाता है। ठीक, ऑपरेशन करके लेंस लगाया जाता है। देखिएगा ठंडा में बहुत बुजुर्गों ने कहा कि तुम हीरो जैसा काला काला चश्मा पहन के घूमो, तो समझिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा ले। क्या चीज का ऑपरेशन करा ले? मोतियाबिंद। ठीक है, कोई दिक्कत? लाइन भी आपका साथ देता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।